हर 1 मिनट 2.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं आपके सांसद। नीट का मुद्दा उठता है, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठता है, राम मंदिर की जो कथित चंदा चोरी का मुद्दा उठता है और इसके बाद संसद में जबरदस्त बवाल मचता है। और संसद सिर्फ अगर बात करें लोकसभा की, सिर्फ 188 मिनट ही चल पाई है। 7023 मिनट संसद नहीं चली है और उसका खामियाजा या कहें उसे उसका नुकसान जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके जरिए हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें वीबी राम जी योजना की, जो मनरेगा की जगह आई थी, जहां पहले 15 करोड़ रोजगार मिलते थे, वो घटकर 7 करोड़ के आसपास रह गए हैं। अगर बात करें रांची में होने वाले प्रदर्शनों की, तो आज विधानसभा मार्च की तैयारी में छात्र हैं और इसको लेकर पुलिस ने भी मुस्तैदी बरती है। लेकिन फिर अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये मार्च जाता है। लेकिन अब एफसीआरए बिल को लेकर भी लगातार देश में हो या फिर विदेश में लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें थोड़ी सी रियायत बरती जानी चाहिए। चलिए जनसत्ता चौपाल में इन तमाम सारे मुद्दों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट संसद चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 2.5 लाख रुपए कह सकते हैं जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे होते हैं। इस पर विस्तार से जानते हैं। तो पूरी खबर का क्या पूरी खबर का मतलब केवल इतना है कि संसद का मानसून सत्र जो शुरू हुआ था, हुँ, उसमें अब तक जितने भी दिन चली है संसद, कोई कामकाज ज़्यादा हो नहीं पाया है। राज्यसभा में फिर भी कामकाज हुआ है, ठीक है? राज्यसभा में कुछ अहम बिल पेश किए गए थे, उनमें से कुछ पारित भी हुए हैं, लेकिन लोकसभा लोकसभा तो अमित शाह के मुद्दे की वजह से पूरी तरह से व्हाइट वॉश होती जा रही है। मतलब उस पे कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। विपक्षी दलों की मांग है कि अमित शाह संसद में आएँ और 20 जुलाई में जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की कोशिश की गई थी कथित तौर पर, हुँ, उस मामले में वो बयान दें। राहुल गांधी इस मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक संसद में अमित शाह आए नहीं हैं हुँ, और नतीजा ये है कि लोकसभा पूरी तरह से मतलब लोकसभा में कोई कामकाज हुआ नहीं है, केवल 188 मिनट कामकाज हुआ है। जैसा हुँ, आपने बताया कि 1 मिनट के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं हुँ, और टैक्स पेयर की कमाई है, तो सवाल टैक्स पेयर्स को भी ये पूछना चाहिए कि आखिर का कम से कम उनको अपनी बात करने के लिए मौका तो दें। आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो कोई बातचीत हो नहीं पा रही है क्योंकि केवल एक ही मुद्दा नहीं है, अन्य सांसद हैं, 540 सांसद हैं, उनके अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। केवल एक और वो भी क्या कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना था, वो हो चुका है। इसके बावजूद उस बात को हुँ, अभी तक आगे बढ़ाया जा रहा है और बाकी सारे मुद्दे आज ये कहा जा रहा है कि अगले 4 दिनों में संसद में कई बड़े बिल पेश हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, परिसीमन का बिल है, एफसीआरए वाला संशोधन का बिल है, ये सारे बिल पेश होने हैं लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि आज भी संसद चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, आपने अपनी खबर में एक जानकारी और दी थी कि जिस तरह से मतलब संसद अब तक नुकसान है, संसद में चल नहीं रही। तमाम सारे बिल इस बीच में कह सकते हैं जल्दबाज़ी में पास हुए हैं, उसमें ध्वनिमत के ज़रिए ही पास कर दिए गए हैं। ये सारे जो बिल हैं ये ध्वनिमत के ज़रिए पास कर दिए गए हैं। बिल्कुल। इसका इसका सीधा नुकसान ये होता है हुँ, कि कोई किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। किसी भी सांसद का क्या रुख है उस मुद्दे पर, वो सामने नहीं आ पाता है। विपक्ष हंगामा करता रहता है, सरकार कहीं न कहीं से नंबर जुटा लेती है। आप भी जानते हैं किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट होता है और आसानी से ध्वनिमत से बिल पारित हो जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर ध्वनिमत से बिल पारित हो रहा है और अगर कोई सांसद चाहे तो वोटिंग की मांग कर सकता है। लेकिन ख़ास बात ये है कि वोटिंग के लिए फ्लोर बिल्कुल मैनेज्ड होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हंगामा होता है, उसकी वजह से ये मैनेजमेंट हो नहीं पाता है और नतीजा ये कि बिल सारे ध्वनिमत से पारित हो रहे हैं। तो आशंका ये भी है कि आने वाले वक़्त में भी कहीं जो बड़े बिल आने हैं, अगर ऐसा हुआ, ऐसा ही चलता रहा, तो सरकार कर सकती है कि कई बड़े बिलों को भी ध्वनिमत से पारित कर दे और सांसदों की बात पहुँच ना पाए, उस मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो ही ना पाए। इस वक्त रांची का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, लगातार उसमें जो कथित धांधलियाँ हुई, उनके खिलाफ सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं और आज इसी के लिए विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। एक तरफ जहाँ छात्र विधानसभा मार्च की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी विधायक सीएम आवास के सामने धरना देना शुरू कर चुके हैं। क्या है पूरी खबर? क्या है छात्रों की तैयारी? चलिए जानते हैं। आज रांची में छात्रों का प्रदर्शन है। छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया हुआ है। हुँ, कुछ ही देर में ये मार्च शुरू हो जाएगा। मार्च को देखते हुए झारखंड पुलिस ने भी तैयारी की हुई है, सरकार ने भी तैयारी करी है। जो पूरा मार्च का रास्ता है, जगह-जगह वहाँ बैरिकेडिंग की हुई है। और तो और राज्य विधानसभा, क्योंकि विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है कि 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी है। इसके अलावा आज मॉर्निंग में एक अपडेट ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के बाहर प्रदर्शन कर दिया। वो इस समय ये प्रदर्शन चल रहा है। ये पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट बढ़ता भी जा रहा है। अभी से सीजेपी ने भी, जिसने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था, सीजेपी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन कर दिया। आज सभी की नज़र रांची पर रहेगी कि क्या आउटकम होता है, क्या छात्र विधानसभा तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं, या फिर क्या जंतर मंतर जैसे नज़ारा दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और सारी चीज़ें हुई थी, हालांकि छात्र अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनका ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से पीसफुल रहेगा। खैर, अभी आने वाले कुछ समय में इस पे क्लैरिटी हमें मिलेगी। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार की शाम में सरकार के साथ बातचीत हुई थी, पहले दौर की वार्ता के बाद जो उनके छात्र नेता है वो निकल कर काफ़ी खुश नज़र आए थे कि पहले दौर की वार्ता अच्छी हुई है। लेकिन फिर अचानक से बात बिगड़ गई। दरअसल छात्रों का कहना है कि उनकी सरकार उनकी सारी मांगे नहीं मान रही। जो रविंद्र पासवान है छात्र नेता, उन्होंने बोला कि बातचीत के दूसरे दौर के बाद छात्रों ने पाया कि प्रशासन का दावा है कि उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे अब भी हुँ, सुलझे नहीं हैं। तो उनका यही है कि बातचीत में तो ऐसा लगा कि ज़्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हुँ। जो उनके प्रमुख मुद्दे हैं वो अभी तक अनसुलझे हैं। और इसी वजह से उन्होंने छात्रों से आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप परीक्षाओं को रद्द करवाना चाहते हैं, सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, अगर आप जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं, सीबीआई की इसकी जांच करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रदर्शन में शामिल होइए। आपको मांग भी बता देते हैं उनकी क्या है। उनकी प्रमुख मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, और सरकार जो छात्र ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके द्वारा प्रस्तावित सुधार मॉडल को स्वीकार करे। इसके अलावा एक जो भर्ती कैलेंडर छात्रों ने सुझाया है उसका भी पालन करे। तो अगर छात्रों ने बोला है कि अगर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। तो ये छात्रों की मांग है। कुल मिला के मामला जंतर मंतर जैसा है कि छात्र अपनी तरफ अड़े हुए हैं और सरकार कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है कि वो अपनी तरीके से इसको मैनेज कर पाएँ। खैर, आज शाम सभी की नज़र प्रदर्शन पर ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। खैर, विधानसभा के बाहर सुरक्षा कड़ी है। बाकी ज़्यादा पूरा इसका लाइव अपडेट के लिए हम जनसत्ता पे बिल्कुल, हमारा आज हम जनसत्ता पे एक बड़ी खबर है कि जी राम जी, जो एक बड़ी योजना है सरकार जिसे लेकर आई थी, मनरेगा की जगह उसे इम्प्लीमेंट किया गया था और उसमें जो पहले महीने की जो खबर निकल कर आती है, जहाँ पहले 15 करोड़ के आसपास रोज़गार मिलता था, अब वो घट के 7 करोड़ के आसपास हो चुका है। इस पर थोड़ा-सा सरकार ने वीबीजी रामजी योजना जी। इम्प्लीमेंट करी थी ग्रामीण रोजगार के लिए। कहा तो ये भी जा रहा था जब ये योजना आई कि इसने मनरेगा को रिप्लेस कर दिया। खैर, अब इस योजना को इम्प्लीमेंट हुए लगभग 1 महीना हो गया। अब 1 महीने का आउटकम ये है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जुलाई महीने में हुँ, इस योजना जो वीबीजी रामजी योजना है, इसके तहत जो रोजगार दिया जाता है उसमें दिया गया, उसमें पिछले साल की अपेक्षा लगभग 50% की कमी आई है। हुँ, 50% मतलब जो एग्जैक्ट नंबर है वो मैं आपको बता दूं, हुँ, 49.94% एग्जैक्ट नंबर है। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप ये मान लीजिए, आसान शब्दों में कहूँ कि पिछले साल मान लीजिए 100 दिनों तक रोजगार दिया गया था, 100 दिनों के रोजगार का सृजन हुआ था, तो इस बार वो लगभग 50 ही रह गया। तो ये है, सरकार ने ये वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से ही लागू करी है। तो इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, जुलाई 2026 में वीबीजी रामजी के तहत सिर्फ 7.67 करोड़ पर्सन डेज उत्पन्न हुए। मतलब 7.67 करोड़ परसेंटेज क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूँ। हुँ, एक आदमी ने अगर 1 दिन काम किया है तो उसे बोलते हैं 1 परसेंटेज। मान लेते हैं 5 आदमी काम कर रहे हैं एक साथ और उन्होंने 10 दिन काम किया है, तो वो हो गए 15%, 50%, 50% तो इस साल केवल 7.67 करोड़ परसेंटेज उत्पन्न हुए, लेकिन बिल्कुल, पिछले साल ये 3 लाख। 15.33 करोड़ था। तो ये लगभग आधा हो जाता है, 7 दूनी 14, तो लगभग 50% जो है ये है। लेकिन जैसे-जैसे साल बदलते जाते हैं, साल 2022-23 में रहा 23 करोड़ के आसपास, साल 2023-24 वित्त वर्ष में रहा 27 करोड़, फिर वो घट के हुआ 20 करोड़, फिर 15 करोड़ और अब तो सीधे आधे 7 करोड़। मतलब लगातार जो ग्रामीण का रोज़गार है ग्रामीण क्षेत्र का वो घट रहा है।
हाँ, लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। सरकार ने जो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया, उन्होंने बोला है आंकड़ों के अंतर के बावजूद लगभग 9 करोड़ पर्सन डेज उत्पन्न हुए। हुँ, काम मांगने वाले 98% से अधिक परिवारों को रोजगार की पेशकश की गई। उन्होंने ये भी बोला कि ये जो 7.67 करोड़ ये जो डाटा शो हो रहा है, इसमें से 63% योगदान महिलाओं का रहा। महिलाओं को 33% जो है वो है कि इतना अनिवार्य होना चाहिए। वो 33% से 63% काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक क्लॉज़ और था कि पॉज़ डेज़ भी शामिल थे। बिल्कुल। इसमें काम के दिन बढ़े हैं, लेकिन पॉज़ डे का प्रावधान है। इस वीबीजी रामजी योजना के तहत सालाना गारंटी जो 100 डेज़ से बढ़ाकर 125 डेज़ की गई थी। हुँ, लेकिन इसमें बुआई और कटाई के व्यस्त कृषि सीज़न के दौरान 60 दिन के काम पर पॉज़ का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा मॉनसून का भी प्रभाव कह सकते हैं कि कृषि मज़दूर जब बारिश में की कमी दर्ज की गई, तो जो हुँ। कृषि मज़दूर हैं, वो कुछ और काम भी तलाश कर लेते हैं। तो इस वजह से भी एक ये रीज़न हो सकता है। बिल्कुल। टीम इंडिया ने अनऑफिशियल टेस्ट मैच तो जीत लिया है सिराज के 6 के साथ, लेकिन एक समस्या जो टीम इंडिया के सामने उभरी है वो है स्पिन गेंदबाजी। अगर बात करें कुलदीप की, तो सफलताएँ उतनी नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी। जडेजा के पास एक्सपीरियंस बहुत है, सारांश जैन को मौका भी मिला था, लेकिन टीम की तिकड़ी जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई और क्या ये टीम इंडिया के लिए समस्या बन रही है? देखिए शुभम, सीरीज जब श्रीलंका में होती है तो अक्सर स्पिन की बात जरूर की बिल्कुल। जाती है और हम 9 साल बाद श्रीलंका गए हैं और लगातार स्पिन को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन ये अभ्यास मैच में हमारे बल्लेबाजों ने स्पिनर्स के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इकोनॉमी पे गौर करें, हर गेंदबाज की, अगर पहली पारी में आप मानव सुतार को छोड़ दें, हर गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज की इकोनॉमी 4 से ऊपर की थी। वहीं कुलदीप यादव, जिनको लेकर अक्सर कहा जाता है कि आप प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे हैं, आप उनको टेस्ट में मौके नहीं दे रहे हैं, कुलदीप यादव ने 18 ओवर फेंके और 76 रन दिए। 4 से ऊपर की इकोनॉमी से अगर आप रिस्ट स्पिनर होके टेस्ट में, वो भी श्रीलंका की सरजमी पर रन दे रहे हैं, और आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिन कोच भी है, तो ये बिल्कुल आपकी स्पिन चौकड़ी पर सवाल खड़े करेगा। क्योंकि स्पिन को लेकर आप कह रहे हैं कि आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, आप 3-4 आप नेट बॉलर्स जो ले गए वो भी स्पिनर्स हैं, लेकिन आपके स्पिनर्स ही खास परफॉर्मेंस करते नहीं नजर आ रहे हैं। और ये इस अभ्यास मैच के बाद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, उन्होंने मैच वहां से जिताया जहां से उम्मीद नहीं थी। आखिरी में लोअर ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन स्पिन सबसे बड़ा सवाल रहा इस मैच के बाद, जो मुझको लग रहा है। बिल्कुल स्पिन को लेकर उनके कोच ने साफ तौर पर कहा कि हमारी स्पिन ठीक है, जडेजा के पास एक्सपीरियंस है, सारांश को इसलिए मौका मिला, इतने लंबे समय से डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जो कुलदीप यादव को लेकर खास बातचीत होती है, क्या कुलदीप यादव का हाथ थक जाता है क्या थोड़ी देर बाद? हाँ, देखिए ये बिल्कुल सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि सैराज भोसले ने जो बयान दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि कुलदीप यादव थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे थे, वो अपनी बॉडी को आराम देना चाह रहे थे। तो ये सवाल इसलिए खड़े कर रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्या कुलदीप यादव की कलाई थक जाती है बॉलिंग करते करते। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके बयान से भी स्पष्ट था, अगर आप टेस्ट मैच की एक पारी में 18 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, आप युवा हैं, 27-28 साल के, और आपको अनिल कुंबले का भी वो दौर याद होगा जब 35-40 ओवर एक स्पिनर एक करते थे। स्पेल में, एक इनिंग में फेंकता था। तो ये बिल्कुल सवाल खड़े करता है कि क्या कुलदीप यादव की कलाई थक जाती है, क्या वे पूरी तरीके से फिट नहीं है। ये बिल्कुल सवाल जायज है। एफसीआरए कानूनों में संशोधन होने वाला है और इसको लेकर बहुत जल्द लोकसभा में बिल पेश हो जाएगा और इसको जब से इसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं, इसे कहा जा रहा है कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ बिल आ रहा है, क्योंकि इसके जरिए जो विदेशी फंडिंग है उस पर निगरानी सरकार की और बढ़ जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि ईसाई धर्म से जुड़े जुड़े जो लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन या विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। अमेरिकी मूल के अमेरिकी सांसद ने भी इसे ईसाई विरोधी बताया है। इसके अलावा मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। जो ईसाई धर्म की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो भी लगातार सबको सरकार से अनुरोध कर रही है कि इसमें और भी संशोधन किए जाने चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अब संसद के मानसून सत्र के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो इसमें जो 3-4 दिन बचे हैं, तो हमें कई इम्पोर्टेंट बिल्स संसद में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है। अब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में खासकर हंगामा मचा हुआ है। और ये क्या है, इसको लेकर हम जनसत्ता पर हमारे जो पाठक हैं वो डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका के एक सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने बोला कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं इसको लेकर। हालांकि इसकी तरफ से एमईए का भी बयान आया और उन्होंने अपनी बात रखी।
आज इस मामले पर भारत के जो राजदूत हैं अमेरिका में, उनका भी बयान आया। उन्होंने बोला है कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करना भारत का संप्रभु अधिकार है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है। उनके अनुसार एफसीआरए जो अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट बिल है, इसका लक्ष्य विदेश से प्राप्त होने वाला जो धन है और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाना है। और उन्होंने और भी देशों के एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ ऑलरेडी इस तरीके के कानून हैं। बाकी भारत सरकार लगातार एक मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी। इसके अलावा चर्चेज़ के संगठन जो चर्चेज़ हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार के लोगों से बातचीत करी है। तो उन्होंने अपनी चिंताएँ जताई हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि एफसीआई जो विदेश से फंडिंग होती है हमारे एनजीओज़ को, भारत के एनजीओज़ को, तो वो ज़्यादा पारदर्शी होनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है। केंद्र सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट, विदेशी फंडिंग के बढ़ते दायरे और दुनिया के कई देशों में विदेशी प्रभाव को लेकर बड़ी चिंताओं ने निगरानी ज़रूरी बना दी है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि विदेशी इन्फ्लुएंस, हमने हाल ही में अपने पड़ोसी देशों में देखा कि किस तरीके से अन्य देशों के इन्फ्लुएंस के बाद वहाँ पर सरकारों को परेशान किया गया है, सरकारें बदल दी गई। तो सरकार का शायद इस पर ज़्यादा ध्यान है। हालाँकि सरकार ने बाकी जो संस्थाएँ हैं, चर्च हैं या बिल्कुल। फिर और हैं, उन्हें वो किया है। और आज उम्मीद करते हैं, आज नहीं तो आने वाले 1-2 दिन में ये बिल आएगा बिल्कुल। और उसके बाद संसद में क्या होगा वो देखेंगे। बिल्कुल, तमाम सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की, चाहे बीबीजी राम जी योजना के तहत रोज़गार कम होने की बात हो या फिर संसद सत्र नहीं चल रहा, उसमें कितना नुकसान हो रहा है और साथ में इसके अलावा रांची में जो प्रदर्शन है, उन तमाम सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत रही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फ़ॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।